हेलो गाइज, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिविल ज्ञान सिटी पे। तो दोस्तों, ये डेली बेसिस पे जो जीके का सीरीज चल रहा था उसमें आज हम इंडियन पॉलिटिक्स का टॉपिक लेके आए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओपेक ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर बताइए आप लोग। ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ओपेक का फुल फॉर्म देखेंगे यहाँ पे। ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका मुख्यालय आप लोग को पता होगा तो बताइए क्या होगा। इसका होगा वियना। वियना होगा। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना है। मतलब ये पेट्रोल निर्यातक देशों का संगठन है। एक्सपोर्टिंग, ठीक है, एक्सपोर्टिंग मतलब निर्यात निर्यात होता है। तो निर्यातक है, निर्यातक देशों का। इसमें कितने सदस्य हैं? तो इसमें 13 सदस्य हैं। अभी 2020 में अभी इसमें 13 सदस्य हैं। जनवरी 2020 में से अभी इसमें 13 सदस्य हैं। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 14 सितंबर 1960 को। 14 सितंबर 1960 को इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, और जब जब इसका स्थापना हुआ था तो स्थापना के 5 वर्षों तक इसका मुख्यालय कहाँ था? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में था। ठीक है, लेकिन 5 वर्षों के बाद 1965 में इसका मुख्यालय वियना कर दिया गया। वियना वियना ऑस्ट्रेलिया में है। वियना कर दिया गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। ओपेक मतलब ये संगठन याद रखिएगा आप लोग। इसका इसका मतलब स्थापना कब हुआ था, इसका मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, और विश्व स्वास्थ्य, ये जिनेवा है। इसका जिनेवा में किसका मुख्यालय है? WHO का, विश्व स्वास्थ्य संगठन का है। ब्रुसेल्स में है, यूरोपियन संघ का है। ठीक है, और ज्यूरिख फीफा फीफा का मुख्यालय है। फीफा, और ये ब्रुसेल्स यूरोपियन संघ का है। यूरोपीय संघ का, यूरोपीय यूनियन। ठीक है, तो आप लोग यहाँ याद रखिएगा इतना फैक्ट। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया था? मैंने उद्देश्य की प्रस्तावना किसने रखा था? भारतीय संविधान के जब बन रहा था तो उसमें उद्देश्य का प्रस्तावना किसने रखा था? तो ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। बताइए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में उद्देश्य प्रस्तावना रखा था। भारतीय संविधान जब बन रहा था उस समय 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्तावना रखा था, उद्देश्य के कथन को रखा था। ठीक है, संविधान बनकर कब तैयार हुआ? संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ। ठीक है, लेकिन इसको लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो इतना फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने उद्देश्य के कथन को, यानी उद्देश्य के प्रस्ताव को संविधान के निर्माण के समय रखा था, प्रस्तुत किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तारीख को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? राष्ट्रीय ध्वज को किस तिथि को अपनाया गया था? क्वेश्चन हमेशा पूछता है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि मतलब भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को किस तारीख को अपनाया था? ऑप्शन है 22 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947 और 22 जुलाई 1948। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947, ये डेट याद रखिएगा। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था।
राष्ट्रीय ध्वज को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में संविधान सभा ने अपनाया था। ये 50। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों दोनों को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान और गीत दोनों को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ये दोनों डेट आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस व्यक्ति की गैर कानूनी नजरबंदी की याचिका द्वारा पूछताछ की जाती है? याचिका द्वारा पूछताछ की जाती है, बताइए। ऑप्शन है बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण लेख, अधिकार परीक्षा, परमादेश। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। अगर कोई भी दोषी हो उसको 24 घंटा में न्यायालय के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए मतलब उसके पूछताछ के लिए उसको मतलब 24 घंटा के अंदर उसको न्यायालय में प्रस्तुत कर देना चाहिए, कर देना होता है। जो भी जिसको भी कोई पुलिस गिरफ्तार करे तो उसको क्या बोलते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं। यानी 24 घंटा के पहले 24 घंटा के पहले नहीं, 24 घंटा में न्यायालय में उसको प्रस्तुत करना है याचिका के पूछताछ के लिए, ठीक है। तो यह बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाता है। और ये उत्प्रेषण है। उत्प्रेषण के तहत न्यायालय अपने फैसला को बदल सकता है, ठीक है। अधिकार परीक्षा के तहत अधिकार से अधिक मतलब कोई भी अधिकारी हो वो मतलब जितना उसका अधिकार है वो अधिकार से अधिक कोई भी काम कर दे तो उसके लिए अधिकार परीक्षा लगाया जाता है। और परमादेश परम आदेश माने परमादेश, ये आदेश दिया जाता है मतलब कोई भी किसी भी अधिकारी को, जो अधिकारी अपना काम मतलब नहीं करे, काम में अपना लापरवाही करे, उसके लिए परमादेश लाया जाता है। अधिकार मतलब लापरवाह अधिकारी पर ये लाया जाता है, ठीक है। जैसे कोई भी स्कूल के सरकारी टीचर हैं जो अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल बता रहे हैं आप लोग को, तो वो अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं तो बच्चा जाके मतलब ये कह सकता है कि वो मतलब नहीं पढ़ा रहे हैं अच्छे से मतलब टीचर, तो उन पे सरकार आदेश करेगी, तो उसी को बोलते हैं परमादेश। माने लापरवाह अधिकारी जो अपना काम मतलब सही से नहीं करता है उस पर ये परमादेश लाया जाता है, ठीक है। तो चारों ऑप्शन आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से उच्च गणमान्य व्यक्ति जो संसद के सदस्य नहीं है लेकिन इसे संबोधित करने का अधिकार है, मतलब संसद का वो सदस्य नहीं हो सकता है लेकिन उसे संबोधित करने का अधिकार उसे है। ऑप्शन है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के न्यायवादी, भारत के सॉलिसिटर जनरल, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के न्यायवादी, भारत के महान्यायवादी। ये जो महान्यायवादी होते हैं ये भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है, मतलब ये वकील होता है, सरकार का ये वकील होता है, ठीक है। केंद्र सरकार का ये वकील होता है, इसको इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। यह मतलब ये संबोधित तो कर सकता है, मतलब संसद में संबोधित कर सकता है लेकिन इसका सदस्य नहीं है, उसके वोटिंग में ये भाग नहीं ले सकता है। मतलब कानूनी सलाह देता है, संसदीय कार्रवाई में भाग ले सकता है लेकिन संसद में मतदान नहीं कर सकता है। मतलब संसद को संबोधित कर सकता है, करने का अधिकार है इसको, लेकिन ये संसद का सदस्य नहीं होता है, यानी ये वोटिंग में भाग नहीं लेता है। भारत का न्यायवादी, ठीक है, प्रथम विधि अधिकारी होता है, ये भी याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कभी कि केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? केंद्र सरकार का तो महान्यायवादी, और राज्य सरकार का पूछेगा तो महाधिवक्ता होता है, ठीक है। तो इसको समझ गए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है? पंचायती राज व्यवस्था किस देश में मौजूद नहीं है? किस केंद्र? तो ऑप्शन है दिल्ली, दमन दीव, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में देश का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का मतलब मुख्यालय है, सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में, ठीक है। यहाँ पे मतलब
ये केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन देखिए, दमन दीव है, यह गुजरात, मतलब ये गुजरात के पास है, गुजरात के दक्षिण तटीय क्षेत्र में ये स्थित है दमन दीव। फिर इसके बाद ये दादर नगर हवेली, इसका राजधानी है सिलवासा। ठीक है, मतलब पहले इस पे पुर्तगालियों का शासन था। और ये चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ भी मतलब एक केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ की ये पंजाब और हरियाणा दोनों का ये मतलब राजधानी है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट आप याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ स्थित है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है नई दिल्ली, नागपुर, पुणे, जोधपुर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, नई दिल्ली में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थित है। इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 1875 में। 1875 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, यह क्या करता है कि मौसम संबंधी जब सभी भी जो घटनाएं हुए उसको मतलब पहले ही बता देता है, पूर्वालोकन करके, पूर्वानुमान करके पहले ही बता देता है। ठीक है, इसका मुख्यालय बता दिए आप लोगों को, कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निम्नलिखित योग्यताओं में से कौन सा गलत है? गलत इसमें चुनना है, कौन सा गलत है। व्यक्ति की आयु 30 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, व्यक्ति को लाभ के कोई पद धारित नहीं करना चाहिए, व्यक्ति को लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए योग्य होना चाहिए। ठीक है, तो ये बताइए आप लोग, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए ये शर्त होता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, उसका उम्र कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, उसका उम्र कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, और वह लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने का सभी शर्त पूरा करना चाहिए, यानी लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए योग्य होना चाहिए। तो यहाँ पर गलत कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, व्यक्ति की आयु 30 वर्ष नहीं, कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, 35 वर्ष। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, व्यक्ति की आयु 30 वर्ष पूरी होनी चाहिए। ये समझ गए होंगे आप लोग। और ये देखिए, राष्ट्रपति जो निर्वाचन होता है उसमें कौन कौन भाग लेते हैं ये भी यहाँ पे मतलब याद कर लीजिएगा कि लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा और राज्य की विधान सभाएं, और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा, इतना इसमें मतलब निर्वाचन में भाग लेते हैं। निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत नहीं। जो मनोनीत राष्ट्रपति जो मनोनीत करते हैं ना राज्यसभा में, वो नहीं भाग लेते हैं, मतलब निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधानसभा, और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा, इनके निर्वाचन में भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है? कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमादान को अनुमति देता है? बताइए आप लोग। तो अनुच्छेद दिया हुआ है, अनुच्छेद 72, 74, 78, 80। तो इसका कौन हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 72। 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान का मतलब वहाँ पे लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं, क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा है, और अनुच्छेद 81 में, एक याद रख लीजिएगा, अनुच्छेद 81 में लोकसभा है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद है। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किया गया था? ऑप्शन है 1992, 1993, 1994, 1995।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1993। 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 आया था, उसके तहत इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, ये जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है ये वैधानिक निकाय है, मतलब वैधानिक है ये, मतलब बाद में बना है, संविधान में नहीं, इसका चर्चा नहीं है, मतलब असंवैधानिक है, संविधान में नहीं है, वैधानिक है, वैधानिक निकाय है। याद रखिए, ये भी आता है क्वेश्चन, ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कैसा है, कैसा आयोग है, संवैधानिक है, वैधानिक है, ऐसा आ सकता है। ठीक है, तो ये वैधानिक आयोग है, मतलब इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, ये बाद में बना है। ठीक है, बाद में ये अधिनियम लाके इसको बनाया गया है, 1993 के अधिनियम द्वारा बना है। ठीक है, इसका मुख्यालय दिल्ली में है, हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट का रिटायर मुख्य न्यायाधीश करता है, जो रिटायर हो गया है न्यायाधीश वो करता है इसका अध्यक्षता। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद समवर्ती सूची का एक हिस्सा है? समवर्ती सूची, एक होता है संघ सूची, एक होता है समवर्ती सूची, एक होता है राज्य सूची। राज्य सूची, राज्य सूची होता है। ठीक है, संघ सूची पे कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को होता है, और समवर्ती सूची पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों का होता है। ठीक है, और राज्य सूची पे कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य को होता है। ठीक है, तो संघ सूची में पहले, संघ सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची में 100 विषय हैं। समवर्ती सूची में पहले 47 थे, लेकिन अब 52 हो गए हैं। ठीक है, और राज्य सूची में पहले 66 थे, अब 61 हो गए। ठीक है, यहाँ से शायद यहाँ पे ले मतलब चला गया है, ये राज्य सूची का विषय समवर्ती सूची में मतलब जोड़ दिया गया है। पहले 66 था, इसी विषय को समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। संघ सूची में क्या क्या आ सकता है? संघ सूची में सेना, जनगणना, बैंक, रेल ये आ सकता है, और समवर्ती सूची में शिक्षा, नियोजन, मजदूर, परिवार नियोजन ये आ सकता है। राज्य सूची में कृषि, पुलिस, प्रशासन ये आ सकता है। ठीक है, तो ये आप तीनों याद रखेगा। इसमें क्या क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची का एक हिस्सा है, मतलब वह विषय जिसपे केंद्र और राज्य दोनों मतलब कानून बना सकती है। इसमें डाकघर, बचत, ये तो हम बताए हैं आप लोग को, ये संघ सूची के विषय है ना, डाकघर। ठीक है, और एक राज्य से दूसरे राज्य में कैदियों को हटाना, ये है समवर्ती सूची, ये समवर्ती सूची का हिस्सा है। ठीक है, भारत में तीर्थ यात्राएं, ये समवर्ती सूची का विषय नहीं है, ये संघ सूची का है, ये संघ सूची का, ये संघ सूची का विषय है। और प्रकाश स्तंभ ये भी संघ सूची का है, ये भी संघ सूची का है, और ये समवर्ती का है। और डाकघर भी संघ सूची का है, ये तीनों संघ सूची का है, और ये समवर्ती सूची का है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO का मुख्यालय कहाँ है? WIPO का मुख्यालय कहाँ है? बताइए, आप लोग याद है? ऑप्शन है पेरिस फ्रांस, जिनेवा स्विट्जरलैंड, लंदन यूके, रोम इटली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड। जिनेवा स्विट्जरलैंड में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 14 जुलाई 1967 को इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, 1967 याद रखिएगा, 1967 में स्थापना हुआ था इसका, विश्व बौद्धिक संपदा का। ठीक है, और ये ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में है पेरिस फ्रांस, तो यहाँ किसका किसका मुख्यालय है? तो यहाँ है
यूनेस्को का संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को। यूनेस्को ये तो नाम सुना है यूनेस्को का, ठीक है। तो यूनेस्को में किसका है? पेरिस फ्रांस का है। और यहाँ यूनेस्को के साथ एक और याद रख लीजिएगा, OECD मतलब आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, इसका भी मुख्यालय है, ठीक है। और ये लंदन यूके, लंदन यूके में किसका मुख्यालय है? तो IMO का, IMO अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इसका मुख्यालय लंदन यूके में है। राष्ट्र के राष्ट्रमंडल का है, अंतर्राष्ट्रीय क्षमा का है। ये तीनों याद रखिएगा, तीन याद रखिएगा, ठीक है। लंदन यूके में है। और ये रोम इटली, रोम इटली में किसका है? तो WFP, तो विश्व खाद्य कार्यक्रम, विश्व वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय रोम इटली में है। तो चारों ऑप्शन आपको हम बता दिए, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। और जेनेवा में और याद रख लीजिए, यहाँ बताया है, पीछे भी आप लोगों को बताया है कि WHO का है, फिर उसके बाद WMO का है, मतलब विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ठीक है। और विश्व बौद्धिक संपदा, ये तो क्वेश्चन है, ठीक है। और रेड रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति का है। और यहाँ पे और किसका है? UNAIDS का है, ये याद रखिएगा आप लोग। जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इतना मुख्यालय है, इतना का मुख्यालय है, ये याद रखिएगा। WHO, WMO, UNAIDS, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1947 का संविधान, यानी 35वां संविधान संशोधन हुआ था 1947 में। उस अधिनियम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है 35वां संविधान संशोधन? ये बताना है आप लोग को, ठीक है। ऑप्शन है मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। किसका है बताइए? संविधान संशोधन से भी क्वेश्चन पूछता है हमेशा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम, सिक्किम हो जाएगा इसका आंसर। इस संविधान संशोधन द्वारा, जो 35वां संविधान 1947 में हुआ था, इस संविधान संशोधन द्वारा जो सिक्किम है, सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया था। इससे पहले सिक्किम क्या था? तो सिक्किम भारत का संरक्षित राज्य था, सह राज्य नहीं था, संरक्षित था, ठीक है। तो बनाया गया था। और 36वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 36वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, हुआ था 1975 में। ये हुआ था 1975 में, 1975 में हुआ था, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। ये सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा, 35वां संविधान संशोधन में 100 राज्य बना था और 36वां संविधान संशोधन 1975 में 22वां राज्य बना था सिक्किम, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संसद का अभिन्न अंग नहीं है? कौन संसद का अभिन्न अंग नहीं है बताइए? अंग नहीं है संसद का। ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। तो इसका नहीं है, उपराष्ट्रपति नहीं है। संसद के 3 अंग है, संसद के 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति संसद का अंग नहीं होता है, ठीक है। संसद का अंग पूछ दे तो ये 3 होता है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो नहीं है ऐसे पूछ रहा है तो उपराष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है। उपराष्ट्रपति एक
राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है, सभापति होता है, सभापति। सभापति होता है किसका? तो राज्यसभा का, याद रखिए। ठीक है, तो हम अपना सेशन यहीं पे एंड करेंगे। आप लोग इसको लाइक सब्सक्राइब करिए और इसको देखिए, क्योंकि आपके आने वाले